हेलो दिस इज योर फ्रेंड ग्वालियान और आप सबका स्वागत है आज के वीडियो में। शुरू करने से पहले नाम लेते हैं ऊपर वाले का। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। सो मेरे दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गांधी जी। फर्स्ट क्वेश्चन है गोडसे बैकग्राउंड। तो गोडसे का बैकग्राउंड क्या था? गोडसे इज बोर्न इन ब्राह्मण फैमिली, चित्पावन ब्राह्मण। सो बेसिकली वो पुणे में मिलते हैं। तो गोडसे पैदा हुए। गोडसे पैदा होने से पहले उनके 3 भाई थे और एक सिस्टर थी, बट किसी कारणवश सब मर गए सिस्टर को छोड़कर। कुछ अभिशाप है या कुछ कर्स है, क्या है, मतलब वो जो बोलते हैं ना टुटका टमना समथिंग, तो वही चीज़ें उनके अंदर थी। उन्होंने सोचा कि यार एक काम करते हैं, गोडसे को लड़की बना के रखते हैं ताकि जो कर्स है वो उसको देख के चला जाए। अब वो लड़की बनाने के चक्कर में उनके नाक में नथनी पहना दी गई, उनको लड़कियों जैसे पाला गया। कब तक? जब तक उनका एक छोटा भाई पैदा नहीं हुआ जिसका नाम था गोपाल गोडसे। गोपाल गोडसे पैदा होने के बाद में उन्होंने सबको डिक्लेयर कर दिया कि ये जो लड़की थी वो लड़की नहीं, वो हमारा बेटा है। तो इस तरीके से उनकी जान बची। गांधी जी के ऊपर अटैक क्यों किया और कैसे किया? गांधी जी आफ्टर डिवीजन, तो बिफोर डिवीजन उनका कहना था, एक स्लोगन था, सो कॉल्ड स्लोगन, आज आप भी सुनते होंगे कि इंडिया और पाकिस्तान मेरा लाश के ऊपर बनेगा। अब कहने के लिए तो जब तक रिसर्च नहीं की थी मैं भी कहता था अगर ऐसा था और बना तो ठीक था, वैलिड था, उन्होंने मारा, बट ऐसा नहीं था। गांधी जी ने अपनी तरफ से ट्राई किया था। उन्होंने सरदार जी को और नेहरू जी को दोनों को समझाने की कोशिश करी। इवन तो जिन्ना को भी, सभी कांग्रेस में ही थे ना वो टाइम पे, कांग्रेस में थे और साथ में उनकी मीटिंग्स होती थी। बिरला भवन में सब मिला करते थे दिल्ली में, सभी दिल्ली में ही रहते थे, तो वहाँ पे मिलते थे, ये डिस्कशंस होता था, बट इनमें से कोई नहीं माना। गांधी जी हेल्पलेसली फाइनली उन्होंने ये डिसाइड किया कि मुझे अभी बैक स्टेप कर देना चाहिए, बट क्या था, मौका हाथ से निकल चुका था। गांधी जी के हाथ में अब कुछ नहीं था। बट ये देश कैसे जानता? देश को तो ये पता था कि गांधी जी जो चाहे वो कर सकते हैं, वो अनशन कर सकते हैं, वो जो कुछ चाहिए वो कर सकते हैं, बट ऐसा हो नहीं सका। तो ये एक कारण था। गोडसे जी और कई सारे स्वातंत्र सेनानी जिन्होंने युद्ध लड़ा, उनके माइंड में गांधी जी का एक अलग छवि उभर के आई और ये गांधी जी को पता था कि अब वो सबके गुड बुक्स में नहीं है, बैड बुक्स में भी उनका नाम आ चुका है। उनको काफ़ी थ्रेट्स आते थे, उनको काफ़ी लेटर्स आते थे, गालियों भरे, उससे वो दुखी होते थे। बिरला भवन में ईच एंड एवरी मॉर्निंग जो उनकी मीटिंग्स होती थी उसमें वो सबको कहते थे, लेटर पढ़ के सुनाते थे। वो अपनी आप बीती बताते थे कि कुछ लोग उनको हिमालय जाने की बात करते थे और वो कहते थे मैं क्यों जाऊं हिमालय, मैंने क्या किया है? स्वातंत्र के बाद में हिमालय जाना मतलब? तो ये थी बातें। अच्छा, एक किस्सा है, कुछ रेफ्यूजीज आए थे पाकिस्तान से जिनके परिवार के काफ़ी लोगों को मार दिया गया, बहुत ही बुरी मौत उनको दी गई। उनके सामने उनकी औरतों को, उनके बच्चियों को रेप किया गया, पर वो गांधी जी के सामने आते हैं, अपनी आप बीती बताते हैं और गांधी जी क्या कहते हैं? वही उनकी ढकियानुसी बातें कि मारामारी नहीं करना है, हमें अहिंसा के ऊपर भरोसा रखना है। अरे अगर जिसका घर उजड़ गया हो वो अहिंसा की बातें कैसे सुन सकते हैं? उन्होंने कहा गांधी जी अब बस करें, आप यहाँ से जाए, आपसे हमें बात नहीं करना और आप पे कोई हमें ट्रस्ट भी नहीं है। इस तरीके की बातें सुनने को आई। अब ऐसे में गांधी जी का जो फीलिंग्स था कैसा होगा आप समझ सकते हैं। जिसने अपनी पूरी लाइफ दे दी इंडिया के स्वतंत्रता के लिए, वो अगर ऐसी जनता से ऐसी बातें सुने तो उसे क्या फील होगा? तो वही फीलिंग उनके साथ थी। बट
ये उनके इंटरनली बात है, लाजमी बात है कि गोडसे और भी लोग जो थे उनको ये बातें पता नहीं थी, बट उनको ये लगता था कि ये सब जो चीज़ें हो रही है इसके पीछे गांधी जी ही हैं। तो सीधी सी बात है, उन्होंने प्लान किया कि गांधी जी को मारना है। और गांधी जी के ऊपर अटैक एक बार नहीं हुआ, काफ़ी बार हुआ है। मतलब जो गोडसे हैं और आप्टे गैंग, उन्होंने ही उनके ऊपर सिर्फ अटैक का प्लान नहीं बनाया, काफ़ी बार उनकी मॉब लिंचिंग होते होते बची है। इवन तो एक बार तो बिरला भवन में नेहरू जी ने भीड़ के अंदर घुसकर गांधी जी को बचाया। एक लाठी गांधी जी की तरफ गुजरते हुए निकल गई, पथराव उनके ऊपर हुआ, बट ये सबसे वो बच गए। और 20 जनवरी 1948 स्वतंत्रता के बाद में गांधी जी को फर्स्ट अटैक की तैयारी हुई गोडसे और आप्टे की टीम की तरफ से। उनके टीम में 6 लोग थे, 2 तो वो खुद और एक गोडसे जी के छोटे भाई गोपाल, शंकर और मदनलाल पावा बड़गे। तो मदनलाल पावा को फर्स्ट रोल दिया गया कि तुम्हें बम एक लगाना है, और वो बम के ब्लास्ट इतना बड़ा होगा कि सारी जो जनता है वो यहाँ वहाँ तितर बितर भागने लगेगी। कहाँ से? बिरला भवन की वो सभा से। तो वो बम फूटा, और बम फूटने के बाद में इतनी जोर से आवाज़ नहीं आई। गांधी जी ने सबको संबोधित करते हुए कहा कि कुछ नहीं हुआ, ये पुलिस का जस्ट एक ड्रिल है, आप सब जन बैठे हैं यहाँ पे, कहाँ जा रहे हैं? सब बैठे। उनका सुनकर सब बैठ गए, और जो मदन लाल है वो वहां से भाग खड़े हुए, और बाकी जो शंकर और आप्टे, गोडसे और भागे। मदन लाल पावा को बम वहाँ पे लगाना था, जिसके एक्सप्लोजन के बाद में जो बिरला भवन की सभा है वहाँ जो जनता है वो यहाँ वहाँ तितर बितर भागने लगेगी, और सामने खड़े होंगे भड़गे और शंकर। शंकर भड़गे रिवॉल्वर के साथ में गांधी जी को फायर करेंगे, बट वहाँ क्या होता है, बॉम्ब स्फोट तो होता है पर उसकी तीव्रता, उसकी आवाज़ इतने ज़ोर से नहीं आती। गांधी जी खुद अपने भाषण में कहते कहते बोलते हैं कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक ड्रिलिंग हो सकती है पुलिस की, तो आप सब जन बैठें, ऐसी तो छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, ये उन्होंने कहा। बट ये जो बॉम्ब स्फोट के बाद पावा वहाँ से भाग खड़े होते हैं, उन्हीं के पीछे सारी टीम भागने लगती है यहाँ। पावा 20 साल के एक अल्लड़ यंग और फर्स्ट टाइम ये सारी चीज़ें करने वाले एक लड़के होते हैं। वो आखिरकार जहाँ ब्लास्ट करते हैं वहीं पे भागते हुए आकर पहुँच जाते हैं। जो लेडीज़ ने उनको वहाँ बम लगाते हुए देखा था वो उनको पहचान लेती है और पुलिस को बता देती है कि यही वो व्यक्ति है। उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद काफ़ी तहकीकात होती है, काफ़ी चीज़ें बाहर निकलती है। तो कहा जाए कि पुलिस के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है, बट एज अ टेक्निकल चीज़ है, पुलिस दिल्ली की वो सारी चीज़ें पर्कुलेट कर देती है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट और जो जहाँ रहता था, जो वहाँ से भागे थे, सबके नाम डिस्क्लोज हो जाते हैं, सबके एड्रेसेस डिस्क्लोज हो जाते हैं, सब कुछ पुलिस के पास होता है। बट ये चीज़ के बाद में भी गांधी जी वहाँ कहते हैं कि अरे ये तो जवान लड़के हैं, भटके हुए लड़के हैं, इन्हें मारना मत। बट पुलिस किसी की सुनती है। उनके ऊपर एक अटैक होने के बाद में भी उनका ये कहना ये दर्शाता है कि वो वाकई में बहुत दयालु थे। पर और भी चीजें दर्शाती हैं। ये जब बंटवारा हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, तब जो हिंदुओं के साथ जो ट्रेनों में भर भर के लाशें आईं, उस पे गांधी जी ने एक बार भी अनशन नहीं किया। एक कपल थे
जिन्होंने गांधी जी से इंस्पायर होकर ये अनशन किया, बट गांधी जी ने उनको काफ़ी बुरा भला कहा के 2 से 3 दिन में उनका अनशन तुड़वा दिया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे गांधी जी का कहना या गांधी जी का व्यक्तित्व हमें समझ में नहीं आता। पर आई मस्ट से कि नहीं, स्टोरी और भी। गांधी जी को हम छोटे चश्मे से नहीं देख सकते, उनके लिए हमें अपना दायरा बड़ा करना होगा। 4th क्वेश्चन है गांधी जी की तुष्टीकरण टुवर्ड्स मुस्लिम। तो हाँ, गांधी जी की तुष्टीकरण बोले, उनको राजनीति से तो कोई मतलब नहीं था, लेकिन तुष्टीकरण कह भी सकते हैं या सपोर्ट कह सकते हैं। मुस्लिम जनता को उनका ज़्यादा था और ये होना भी लाजमी था उनका, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो समझते थे कि 25% वो टाइम पे पॉपुलेशन इंडिया की मुस्लिम थी, तो उनको पार्लियामेंट में भी वो अच्छे से जगह देना चाहते थे, सरकार में बड़े बड़े पोस्ट के ऊपर उनको उनका हक देना चाहते थे। गांधी जी की अगर सुनते सब तो शायद मेरे ख्याल से इंडिया पाकिस्तान नहीं बनता। पर गांधी जी की वहाँ सुनने वाला कौन था? सबको अपना अपना राजपाट चाहिए था। नेहरू जी, जिन्ना, नाम तो सबने लिया गांधी जी का, पर कुछ वक्त के बाद में उनकी सुनना हर एक ने छोड़ दी। पर ये सारी चीजें बाहर किसी को नहीं पता थी। तो गोडसे और उनकी टीम, उनको हमेशा से ये लगता था कि हिंदुओं को जो नरसंहार हो रहा है, जो हिंदुओं के साथ में जाति हो रही है, वो सारी गांधी जी की वजह से है, उनकी आइडियोलॉजी की वजह से। ये सब के बाद दिन आता है 3 जनवरी 1948, जहां पे गांधी जी डिक्लेयर कर देते हैं आमरण अनशन के लिए, जिसके वजह से अंग्रेज की सरकार भी थरथर कांपती थी और अब तो भारत की खुद की सरकार थी। ये अनशन गांधी जी ने काफ़ी चीज़ों के लिए की थी। एक तो 55 करोड़ पाकिस्तान को पैसे देने के लिए, और जो ये हिंदू मुस्लिम का जो दंगा है, जो हड़कंप मचा हुआ है, उसको शांत करने के लिए उन्होंने ये अनशन शुरू किया। बट उनका मेन मोटो था कि पाकिस्तान, जिन्ना को ये 55 करोड़ भारत को देना चाहिए। और इसमें सरदार जी और नेहरू का सहमति नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान ने वो वक्त कुछ अफगानी सोल्जर्स के साथ में, या कहेंगे रैशनलिस्ट के साथ में मिलकर कश्मीर के ऊपर धावा बोला और अपना वहाँ पे अधिकार जमाने की कोशिश की। इसीलिए भारत में नेहरू, सरदार जी ये नहीं चाहते थे कि ये पैसा उन्हें मिले। पर गांधी जी अपने जिद पे अड़े हुए थे, उनके जिद के सामने किसकी चलती। इसीलिए हार थक कर उन्होंने ये जो पैसे थे 55 करोड़ पाकिस्तान को दे दिए। अब ये सारा जो खेल था, ये जो सारी चीजें थी गांधी जी की, ये सब बाहर की जनता भी देख रही थी। और वो अब कल्पना कर सकते हैं कि वो समय क्या था, हिंदुओं के लिए क्या था, नर्क का। वहां से लाशें आई जा रही थी, ब्रूटली हर जगह पाकिस्तान की बातें चल रही थी, वहां पे कितना हिंदुओं को मारा जा रहा है। अब गोडसे की टीम फाइनली डिसाइड कर ही लेती है कि अब हमें गांधी जी को मारना ही पड़ेगा। आफ्टर 10 days, 30 जनवरी 1948, गोडसे डिसाइड करते हैं कि अब कुछ भी हो जाए, मुझे गांधी जी को खत्म करना है। सुबह सुबह गांधी जी उठते हैं, कुछ हिंदू कुछ मुस्लिम नेताओं से मिलते हैं, चर्चा करते हैं। उसके बाद अपनी सभा बिरला भवन में जाकर तभी एक यंग सा लड़का मिस्टर गोडसे उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है और उनका पैर छूते हुए अपनी गन, शॉटगन निकालकर उनके ऊपर 3 फायरिंग कर देता है।
ये 3 फायरिंग के बाद गांधी जी वहीं पे लेट जाते हैं और गोडसे अपनी गन को हाथ में लेकर सरेंडर कर देते हैं। आसपास की जनता खड़े खड़े देखती रहती है और डरती है कि हम पे भी फायरिंग नहीं कर दे। बट गोडसे की तरफ से मैसेज क्लियर था कि अब इसके आगे मेरे से एक भी फायरिंग मुझे नहीं करना। आजू बाजू देखते हुए वो समझ जाते हैं कि मुझे सरेंडर करने के लिए किसी का सहारा चाहिए। साइड में एक यंग आर्मी या सोल्जर पर्सनालिटी लेके खड़ा होता है, उसको वो इशारे में कहते हैं कि मुझे पकड़ो। वो उनकी गन छुड़ाता है और उनको दबोच लेता है। वो जो गन होती है वो ट्रिगर्ड होती है, वो वहाँ के लोगों में इस तरीके से घूमती है हैंड टू हैंड कि गोडसे जी कामली कहते हैं कि ये ट्रिगर्ड गन है, इसको पकड़ें वरना कोई मासूम आदमी मर सकता है। आफ्टर किलिंग गांधी ही वॉज सो मच काम्ड, वो बहुत ही शांत थे। इसके बाद पुलिस उनको पकड़ती है, वहां पे काफी लोग मिलकर उनको मारते हैं। गोडसे टॉक विद गांधी, सो राइट गांधी। गोडसे रामदास गांधी जो कि तीसरे पुत्र थे गांधी जी के और काफी लाडले थे, उनसे वो पत्र व्यवहार करते हैं जेल में बैठकर। और उन दोनों में जो वार्तालाप होती है उसके अंदर गोडसे अपनी गलती को मानते हैं, पर वो वहाँ पे कुछ पंक्तियाँ कोड करते हैं गीता की और अपनी कर्म को वैलिडेट करते हैं। वहाँ से रामदास गांधी उसके रिवर्ट में वही पंक्तियों का अपने तरफ से अलग मीनिंग निकालते हैं। तो इस तरीके से उन दोनों के बीच में पत्र व्यवहार चलता है। अब इसमें रामदास गांधी डिसाइड करते हैं कि मुझे एक बार गोडसे से फेस टू फेस मिलना चाहिए और ये डिस्कशन करना चाहिए टॉपिक पे कि उन्होंने ये सब क्यों किया। इसके बीच में आचार्य विनोबा भावे, इनके साथ में वो डिसाइड करते हैं कि हम दोनों मिलकर जेल जाएंगे और उनसे वो डिस्कशन करेंगे। अब ये सारी बात सरदार जी और नेहरू को पता पड़ती है। वो बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं कि अगर इनका डिस्कशन हुआ तो कहीं ना कहीं या तो रामदास गांधी जो नाथुराम गोडसे है उसको माफ़ कर देंगे और उसे हीरो बना देंगे, और या तो नाथुराम गोडसे एक्सेप्ट कर लेगा कि उसने गांधी जी को गलत मारा है। बट ये दोनों केस में कहीं ना कहीं जो नाथुराम गोडसे है वो वहाँ पे इनोसेंट तो ठहराया नहीं जाएगा, हीरो बन जाएगा। और वो ये सब नहीं चाहते थे, ये उनके पॉलिटिक्स के लिए कहीं ना कहीं गलत था। तो अपना स्वार्थ देखते हुए उन्होंने ये मीटिंग कभी होने ही नहीं दी और जल्द से जल्द विद इन अ मंथ उनकी फांसी वहाँ पे तय कर दी गई और 20 जून 1949 को उनको फांसी दे दी गई। 39 एज के ही नाथुराम गोडसे थे जब उनको यह फांसी मिली। उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर को उनकी फैमिली को नहीं दिया गया, उनके शरीर को वहीं जेल के आसपास जला दिया गया और वो भी कोई क्रियाक्रम करने वाले पंडित से नहीं, जेल में ही कोई पंडित को पकड़कर जैसे तैसे उनका क्रियाक्रम कर दिया गया। और वो जो राख थी उनकी उसके ऊपर हल फेर दिया गया ताकि वो जो जगह है वहाँ पे उनका स्मृति चिन्ह कुछ नहीं मिल पाए और उनको एज ए हीरो वहाँ पे प्रोजेक्ट कोई नहीं कर पाए। इसी के साथ उनकी अस्थियां 2 मटकियों में भरकर एक पास की नदी में पुलिस ले जाके बहा दी। कुछ नए पुलिस थे, उन्होंने जाके मार्केट में ये सब बातें कही तो मार्केट में एक शर्मा और उनकी टीम जो नाथुराम गोडसे जी को माना करते थे, उनको काफ़ी उनकी आइडियोलॉजी को लाइक किया करते थे, उनके फॉलोअर्स से इनडायरेक्टली वो उनकी अस्थियां ढूंढने के लिए निकल गए और उनको वो टूटी फूटी मटकियों में यहाँ वहाँ बिखरी हुई अस्थियां ढूंढ ढांड के उनकी फैमिली को पुणे में सुपुर्द कर दी। आज भी उनकी अस्थियां वहाँ पे प्रिजर्व्ड हैं
अब ये जो सारी चीज़ें निकली उनकी जन्म से लेके उनके मृत्यु तक, तो आज के डिस्कशन में आफ्टर ऑल ऑफ दीज डिस्कशंस हमें जो कंक्लूजन मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि यहाँ पे नाथुराम गोडसे सही हैं या गांधी जी सही हैं, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। हो सकता है गांधी जी ही सही हैं, या हो सकता है जहाँ पे नाथुराम गोडसे बैठकर सोच रहे हैं वो भी सही हो। कहने के लिए तो आज दिल्ली पब्लिक स्कूल्स जो हैं वहाँ की टेक्स्ट बुक में आज भी एज अ टेररिस्ट भगत सिंह जी को कहा जाता है। पर क्या हम मानते हैं आइडियोलॉजी भगत सिंह जी की हम जानते हैं? तो वो कोई कंपैरिजन नहीं है। कोई कुछ भी कह देने से कोई टेररिस्ट नहीं होता। उसकी आइडियोलॉजी क्या थी वो मेन मैटर करती है। किसी के लिए तालिबानी विलन्स हैं पूरे दुनिया के और किसी के लिए वो हीरोज हैं। हो सकता है अफगानिस्तान में जो जनता रहती है उनके लिए वो हीरोज हो। लिट्टे जो था श्रीलंका में, हो सकता है वर्ल्ड के लिए वो एक थ्रेट हो, टेररिस्ट एक्टिविटी करने वाली एक पूरी यूनिवर्सिटी हो, बट तमिलियंस के लिए वो हीरो थे। तो यही चीज़ है, आइडियोलॉजी हम पता नहीं कर सकते किसी की, बट हाँ मैं ये कह सकता हूँ गांधी जी अपनी जगह पे ठीक थे और गोडसे अपनी जगह पे। हम आज भी ये चीज़ें कंपैरिजन नहीं कर सकते। हर एक के चश्मे अलग अलग हैं, हर एक को अलग अलग दिखाई देता है। किसी के हिसाब से कुछ सही और किसी के हिसाब से कुछ गलत। सो थैंक यू मेरे दोस्तों आज ये वीडियो पे जुड़े रहने के लिए और ये सारा डिस्कशन सुनने के लिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, तो प्लीज़ लाइक करके जाएं। और अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो प्लीज़ कमेंट में कुछ सजेशंस लिखें, क्योंकि ये हमारी स्टार्टिंग है, हमें भी मोटिवेशन चाहिए होता है। तो प्लीज़ इसको शेयर करें और हमको सब्सक्राइब करके पक्का जाएं। तो आई होप यू विल कम अगेन and we will meet with the next topic. तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।